Hello, my dear students and friends. मैं अपने वीडियो के इस पार्ट में पॉलिनॉमियल से संबंधित गुणनखंड को बताने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं द्विघातीय जो त्रिपदीय व्यंजक है उसके गुणनखंड का तरीका बताऊंगा। द्विघाती त्रिपद व्यंजक में कुल 3 पद होते हैं और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, हमारा जो द्विघाती त्रिपद व्यंजक है वह होता है ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c। यह हमारा द्विघाती त्रिपद व्यंजक है। त्रिपद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिपद यानी 3 पद। पहला पद ax² है, दूसरा पद bx है और तीसरा पद c है। ax² में जो a है, जो यह a है, ax² का गुणांक है। आगे हल करने के पहले सवालों को थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेना उचित समझते हैं। हमारा यह जो द्विघाती त्रिपद व्यंजक है ax² प्लस bx और प्लस c, इसमें यह पहला पद है ax², दूसरा पद है bx और तीसरा पद है c। चूँकि इस व्यंजक में पॉलिनॉमियल में 3 पद हैं तो इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक। यह त्रिपदीय व्यंजक है और द्विघातीय इसलिए कहेंगे कि यहाँ x पर जो अधिकतम घात है वह 2 है, यहाँ x पर घात 1 है। तो इस पूरे बहुपद की, इस पॉलिनॉमियल की जो घात है, यह अधिकतम घात यहाँ 2 है। यहाँ अधिकतम घात 2 है और अधिकतम घात 2 होने के कारण इसको कहा गया द्विघातीय। यह द्विघाती हुआ और चूँकि इसमें कुल 3 पद हैं, ax² पहला पद है और bx दूसरा पद है और c तीसरा पद है, तो हम इसे त्रिपद कहेंगे, यानी द्विघाती त्रिपद व्यंजक है। और इस रूप का जो भी होगा वह द्विघातीय त्रिपद व्यंजक ही कहलाएगा। हाँ, ये कभी कभी होता है कि द्विघातीय व्यंजक जरूर होता है लेकिन उसमें 2 ही पद रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई व्यंजक लेते हैं ax² माइनस 9 = 0, तो इसमें यह जो ax² माइनस 9 है, इसमें 2 ही पद हैं। फिर भी यह द्विघाती है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम घात x पर 2 की है, मैक्सिमम घात 2 की है। और अगर हम ax प्लस b लेते हैं, ax प्लस b लेते हैं तो इसमें देखिए यहाँ x पर 1 की घात है और यह एक चर का रैखिक जो है एक तरह से व्यंजक है। तो इसलिए हमारी जो मुख्य चर्चा है गुणनखंड की, यह है ax² प्लस bx और प्लस c की है। ax² प्लस bx प्लस c की है, न कि ax प्लस b की। तो आइए हम चलते हैं अपने मूल मुद्दे पर। जो हमारा मूल मुद्दा है द्विघाती त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड करना। जो हमारा मूल मुद्दा है वह मूल मुद्दा यही है कि हम द्विघाती त्रिपद व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो हम इसको एक एक करके उदाहरण से लेकर के समझाते हैं और उदाहरण को बहुत ही गौर से देखें, बारीकी से देखें। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारा जो पहला सवाल है बहुत सिंपल और सरल सवाल को लेकर के पहले हम समझाते हैं। यहाँ ax² प्लस 6x और प्लस 8, यानी x² प्लस 6x प्लस 8। यह देखिए, इस यहाँ x पर जो हमारी अधिकतम घात है 2 है, तो यह द्विघाती हुआ और यहाँ x पर अधिकतम मिनिमम घात जो है 1 है, तो यह द्विघाती हुआ। चूँकि इसमें पहला पद x² है, दूसरा पद 6x है और तीसरा पद 8 है, तो यह 8 होने के नाते यह कुल जो है x² धन 6x धन 8, इसमें कुल 3 पद हैं। और इन 3 पदों वाले इस द्विघाती व्यंजक को हल करने, गुणनखंड करने के लिए हम क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? बहुत ही सरल प्रक्रिया है। यहाँ देखें
यक्स का गुणांक 6 है, जो यक्स का गुणांक 6 है, और यहाँ 8 जो है अचर पद है जो कि सी है, यानी सी के स्थान पर 8 लिखा गया है। जो हमारा बी है वह 6 है, और यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और जो कि यह ए है, यानी यहाँ ए बराबर है 1, बी बराबर है 6 और सी बराबर है 8। तो हम देखेंगे क्या, हम करेंगे कि हम 8 का गुणनखंड करेंगे, और 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा 8 का गुणनखंड यह भी होगा। 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 हो जाएगा। 8 का गुणा यह भी होगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 होगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 होगा। अब हमें ये देखना है कि 8 1 और 4 2 पर कौन हमारे लिए सटीक बैठता है, 6। अब अगर 8 में 1 आप जोड़ते हैं तो 8 में 1 जोड़ने पर 9 होगा, 8 में से 1 घटाते हैं तो 7 होगा, और फिर 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 होगा, और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 होगा। अब चूँकि एक बात जो कि मैं कहना चाहता हूँ, इसमें सभी पद धनात्मक हैं। यक्स स्क्वायर धन 6 यक्स धन 8, इसमें कोई भी पद ऋणात्मक नहीं है। तो ऋणात्मक न होने की वजह से यह हमारा यह और फिर 8 ऋण 1 यह ऑटोमेटिक हम इसको निरस्त कर लेंगे, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम यह देखेंगे कि 8 में 1 जोड़ने पर 9 हो रहा है, और 4 में 2 जोड़ने पर 6 हो रहा है। तो हमारे लिए जो वैल्यू करेगा वह यह करेगा 4 गुणा 2। 4 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 भी हो जाएगा, और 4 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो 8 का गुणनखंड 4 गुणे 2 है, यही हमारे लिए इस व्यंजक का गुणनखंड करने में मदद करेगा। तो फिलहाल अब हम आगे चलते हैं, इस प्रक्रिया को थोड़ा और स्पष्ट लिखते हैं, और तब हमारा क्या हुआ। अब देखिए, यह हम इसको जो हमारा सवाल है यक्स स्क्वायर धन 6 यक्स और धन 8, यह हमारा सवाल है। इस सवाल को हम हल करते हैं जो हमने पीछे बताया। यक्स स्क्वायर धन, जैसा कि अभी मैंने कहा 8 का गुणनखंड 4 गुणे 2 हुआ, तो 4 गुणे 2, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 धन 2, और फिर जो यह यक्स है हम यहाँ लिख लेंगे यक्स, फिर यह धन का चिन्ह है, और फिर 8 की जगह लिख लेंगे 4 गुणा 2। तो अब दोनों चीज़ हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 भी हो गया, और 4 में 2 जोड़ा गया 8, 4 में 2 से गुणा किया तो 8 हुआ। अब हम यह 4 पदों में बंट जाएगा। यक्स स्क्वायर धन 4 से गुणा यक्स में कर लेंगे तो 4 यक्स होगा, और 2 से गुणा यक्स में कर लेंगे तो 2 यक्स होगा, और फिर हम 4 गुणे 2 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब इसमें कुल 4 पद हो गए, यानी हमने मध्य पद 6 यक्स को 2 मध्य पदों में बांट दिया, और वह 2 मध्य पद कौन कौन हो गए, 4 यक्स धन 2 यक्स। अब हम इसमें समूह बना लेंगे। यक्स स्क्वायर धन 4 यक्स को एक कोष्ठक में लिख लेंगे, यक्स स्क्वायर धन 4 यक्स, इसको एक कोष्ठक में लिखेंगे, और फिर 2 यक्स और धन 4 गुणे 2 को एक कोष्ठक में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, चूँकि यक्स स्क्वायर धन 4 यक्स में यक्स पहले पद में भी है और दूसरे पद में है, तो हम यक्स यहाँ से कॉमन करेंगे, और जब यक्स कॉमन कर लेंगे तो चूँकि यह यक्स 2 बार है तो एक बार हमारा यहाँ यक्स बच जाएगा। यहाँ यक्स हमारा एक बार जो है वह बच जाएगा, क्योंकि यहाँ यक्स पर 2 की घात है, और यक्स यहाँ निकल गया कॉमन के रूप में, उभयनिष्ठ हो गया, तो हमारा यहाँ बचेगा सिर्फ 4, और हम लिख लेंगे धन 4। फिर इसमें देखिए 2 इस पद में भी है और 2 इस पद में भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 भी कॉमन कर लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे यक्स और प्लस 4, क्योंकि यक्स और 4 बच जाएगा, 2 2 को हमने कॉमन कर लिया। अब फिर क्या करेंगे, इस पद में और इस पद में अब हम देखते हैं कि यक्स धन 4 इस पद में भी है और यक्स धन 4 इस पद में भी है, तो यक्स धन 4 को हम कॉमन कर लेंगे, और यक्स धन 4 कॉमन के बाद अगले कोष्ठक में लिखेंगे यह यक्स बचा यक्स, और यह धन 2 बचा, तो हम लिख लेंगे धन 2। तो इस तरह से हमारा यह गुणनखंड हुआ। यक्स स्क्वायर धन 6 यक्स और धन 8 का गुणनखंड हमारा हुआ यक्स धन 4 और यक्स धन 2। अब आप बारीकी से देख सकते हैं कि चूँकि यक्स स्क्वायर धन 6 यक्स धन 8 में
कुल पद धनात्मक हैं तो हमारा गुणनखंड भी धनात्मक ही आएगा, x धन 4 और x धन 2 हुआ। अब हम एक अगले सवाल को लेते हैं और अगले सवाल को भी लेकर के हल करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, हम दूसरे सवाल को लगाते हैं और उसको देखते हैं कि यह कैसे हुआ। दूसरा हमारा सवाल है, दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर धन 9x, एक्स स्क्वायर धन 9x और धन हो गया 18, एक्स स्क्वायर धन 9x धन 18। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ वही काम करेंगे। 18 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा, 18 का गुणनखंड अगर देखा जाए तो 9 दूनी 18 होगा और फिर 6 तियाँ 18 होगा और फिर 18 इकन्ने भी 18 होगा। यह 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि यह 9 किस पर आता है। आप बारीकी से देखें तो 6 गुणे जो 3 किया गया है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा यह जो है होगा। तो हम 9x की जगह लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर धन 9x की जगह लिख लेंगे या जो 6 है यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिख लेंगे 1। फिर यह 3 है तो यहाँ लिख लेंगे 3 और यहाँ बढ़ा लेंगे हम 1। तो 6x में 3x जोड़ा गया 9 हुआ और फिर 18 की जगह लिख लेंगे 6 गुणा 3। तो इस तरह से यह हमारा 9x जो है बीच के 2 मध्य पदों में टूट गया। अब हम इसको समूह बना लेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 6x एक कोष्ठक में लिखेंगे और फिर 3x और प्लस 6 गुणा 2 एक कोष्ठक में लिखेंगे। अब आप देखें एक्स स्क्वायर और प्लस 6x में x दोनों पदों में सम्मिलित है तो हम x को कॉमन कर लेंगे और x को कॉमन करने पर इसमें यहाँ x बच रह जाएगा और फिर यह x उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया तो हमारा यहाँ 6 बचा। फिर इसमें भी देखते हैं, सारी ये 3 होगा। फिर इसमें भी देखते हैं 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 3 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x और फिर यहाँ बचेगा धन 6। तो हमारा ये गुण जो है इतना हो गया। अब हम इस पद में भी देखते हैं और इस पद में भी देखते हैं कि x धन 6 यहाँ भी है और x धन 6 यहाँ भी है। तो x धन 6 को कॉमन कर लेंगे और x धन 6 को कॉमन करने के बाद हमारा यह x बचेगा, यहाँ x लिख लेंगे। फिर यह बचेगा धन 3 तो लिख लेंगे धन 3, यानी x धन 6 और x धन 6। तो इस तरह से x धन 6 हो गया, x धन 6 हो गया और x धन 3 जो है यहाँ अंडर ब्रैकेट यहाँ हो गया। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर धन 9x और धन 18 का गुणनखंड किया हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस द्विघातीय जो त्रिपद व्यंजक है इसका गुणनखंड करना बहुत ही सिंपल और सरल है। अब हम एक अगले उदाहरण को लेकर के चलते हैं। एक जो है हम अगले उदाहरण को भी लेकर के चलते हैं और हमारा उदाहरण कुछ इस तरह का है। यह तीसरा उदाहरण हुआ और तीसरा उदाहरण आप देखिए, तीसरा उदाहरण जो है वह मान लीजिए तीसरे उदाहरण में हम लेते हैं एक्स स्क्वायर धन 12x और धन 20, एक्स स्क्वायर धन 12x धन 20। तो एक्स स्क्वायर धन 12x धन 20 हुआ। अब हम क्या करेंगे, 20 को 2 खंडों में तोड़ेंगे और 20 को अगर 2 खंडों में हम तोड़ते हैं तो हमारा 20 बराबर होता है 10 गुणा 2 और 20 बराबर फिर गुणनखंड होता है 4 पचा 20 और फिर अगर देखें तो 20 बराबर होता है 20 एकम 20। तो चूँकि यह जो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा और यहाँ 9 है नहीं, यह 12 है। 5 में 4 जोड़ेंगे तो यह 9 होगा और यहाँ 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 तो हो जाएगा, लेकिन 5 में 4 जोड़ेंगे तो यह 9 ही आएगा।
10 में 2 अगर हम जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, और 10 में 2 से गुणा करेंगे तो यह 20 होगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन 12 की जगह लिखेंगे यह हम समूह लेंगे और 10 में 2 जोड़ लेंगे, यानी यह हो जाएगा 10x, और धन जो 2 है इसको लिखेंगे 2x, और 20 की जगह लिखेंगे 10 गुणा 2। तो इस तरह से यह 4 पद में बट गया। 12x जो मध्य पद है इसको हमने 2 पदों में तोड़ दिया, 10x और धन 2x। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर धन 10x यह एक क्वेश्चन में कर लेंगे, और फिर यह जो दूसरा और तीसरा और जो चौथा पद है इसको एक क्वेश्चन में कर लेंगे, यानी 2x धन 10 गुणे 2 को एक क्वेश्चन में कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ कॉमन करेंगे। सुविधा के लिए हम इसको x वर्ग को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और फिर यहाँ लिख लेंगे 10x, और फिर प्लस हो जाएगा 2x धन 10 गुणा 2। अब आगे बढ़ते हैं, x इसमें भी है, x यहाँ भी है, इस x को हम कॉमन कर लेंगे। तो जब x को कॉमन करेंगे तो यह और यह नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा x और 10। तो यहाँ लिख लेंगे x धन 10, x धन 10 हो गया, और फिर 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ लिख लेंगे धन 10। तो इस तरह से यह व्यंजक का जो है रूप हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब x धन 10 इस पद में भी है, x धन 10 इस पद में भी है, हम इस x धन 10 को यहाँ कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x, अगले कोष्ठक में हम लिख लेंगे, आगे के कोष्ठक में x, और यहाँ लिख लेंगे धन 2। तो इस तरह से देखा आपने कि एक्स स्क्वायर धन 12 x धन 20 का गुणनखंड हुआ x धन 10 और x धन 2। तो इस तरह से इस प्रकार के बहुपदों का जो द्विघाती समीकरण के रूप में है, इनका गुणनखंड ही बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। यह तो हुआ कि जब हमारे तीनों पद धनात्मक हैं, यह तो हुआ जब हमारे तीनों पद धनात्मक हैं और जो a का मूल्य है वह 1 है, यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह 1 है। इस कंडीशन में अब हम एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं, और उस उदाहरण को लेकर के और हम सवाल को लगाते हैं। एक हमारा अगला उदाहरण है चौथा, और इस चौथे उदाहरण को देखें। हमारा जो चौथा उदाहरण है कुछ इस तरह का है। चौथे उदाहरण में हम देखते हैं कि हमारा जो चौथा उदाहरण है वह इस तरह का है। यह सवाल हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और प्लस 1/6, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और प्लस 1/6। अब इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी यह 5/6 मैं लिखता हूँ, यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 5/6x और धन 1/6। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि 1/6 का हम गुणनखंड करेंगे, और 1/6 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 1/2 गुणा 1/3, 1/2 गुणे 1/3। अब 1/2 में 1/3 अगर हम जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 1/2 और धन 1/3। जैसा कि आप जानते हैं जब इसको जोड़ेंगे तो 3 × 3 और फिर 2 × 2 और बट्टे 3 दूनी 6, यह हो जाएगा 5/6। तो इस तरह से इसको जोड़ने पर 5/6 हो जा रहा है, और 1/2 में 1/3 से गुणा करने पर 1/6 हुआ। तो अब हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन, यहाँ लिख लेंगे 5/6x की जगह हम इसको लिखेंगे, तो यह लिखेंगे 1/2x, यहाँ लिखेंगे 1/3x और यहाँ लिखेंगे 1/2 और गुणा 1/3। तो इस तरह से हमारा ये कुल पद जो है इस तरह से हो जाएगा। 5/6x को हमने 2 खंडों में तोड़ दिया, 1/2x और धन 1/3x में। अब इसमें हम 2 का समूह बना लेंगे, और 2 का समूह क्या बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और धन 1/2x, एक्स स्क्वायर धन 1/2x, और इसको लिखेंगे
1/3x और धन 1/2 गुणा 1/3। और इस तरह से यह दो दो पदों को लेकर के हमने दो समूह बना लिया। अब इसमें भी फिर देखें बारीकी से, आप जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अब ज़्यादातर चीज़ों को आप समझने लगे होंगे। एक्स स्क्वायर को फिर हम वैसे ही लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स और प्लस 1/2x और फिर प्लस 1/3x और प्लस 1/2 गुणा 1/3। अब क्या करेंगे, हम x और x इन दोनों पदों में है, इस पहले पद में भी x है और दूसरे पद में भी x है, तो x को हम कॉमन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे x को कॉमन, और x को कॉमन करने के बाद x को कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करने के बाद यह x और फिर 1/2 हमारा कोष्ठक के अंदर रह जाएगा। तो हम लिखेंगे x धन 1/2। फिर यहाँ क्या करेंगे, अगले पद में 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 को हम कॉमन कर लेंगे, और 1/3 को कॉमन करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे x और धन 1/2 यहाँ बच जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से यह हो गया 1/2। अब फिर हम देखते हैं कि इन दोनों समूहों में, इस पद में और इस पद में जो समूह हमारा बना है, x धन 1/2 इसमें भी है और x धन 1/2 इस पद में भी है। तो हम x धन 1/2 को कॉमन कर लेंगे, और जब कॉमन करेंगे तो यह केवल x बचेगा, यहाँ लिखेंगे x, यह बचेगा धन और फिर यहाँ रह जाएगा 1/3, x धन 1/2 यहाँ कॉमन हो गया। तो इस तरह से इस चौथे उदाहरण जो हमने x स्क्वायर धन 5/6x धन 1/6 लिया, तो इसका गुणनखंड इस तरह से हुआ। तो इस तरह से ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप वाले जितने भी व्यंजक होंगे, इनका गुणनखंड हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक पांचवा उदाहरण लेते हैं और पांचवें उदाहरण को भी लेकर के हम समझते हैं। हमारा पांचवा उदाहरण कुछ इस तरह का है। पांचवा उदाहरण को देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है z स्क्वायर धन 11z, z स्क्वायर धन 11z और धन 28, z स्क्वायर धन 11z धन 28। अब 28 का हमारा जो गुणनखंड होगा वह कुछ इस तरह से होगा, 7 चौक 28 यह हो जाएगा, 7 चौक 28 और फिर 28 बराबर होगा 14 दूना 28 और फिर 28 का गुणनखंड 28 इकन्ने 28 में होगा। तो हमको ये देखना है कि इन तीनों गुणनखंडों में से कौन सा गुणनखंड ऐसा है जिसको जोड़ने पर 11 आता है। तो हमारा पहला ही है 7 गुणा 4, यानी 7 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे z स्क्वायर और प्लस 11z की जगह हम इसको लिख लेंगे 7 धन 4z। तो यहाँ लिखेंगे 7z और यहाँ लिखेंगे 4z, यहाँ हो गया 4z और यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 4, 28 की जगह लिख लेंगे 7 गुणा 4। तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समूह में पहले कर लेंगे, या अगर 9 समूह में करना चाहें, इसको और छोटे में करना चाहते हैं, तो z स्क्वायर धन 7z में z कॉमन है, हम z इसमें से और z इसमें से कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा z, हम यहाँ लिख लेंगे z और फिर हमारा 7 हो जाएगा, यह z कॉमन हो गया। फिर इसमें देखिए 4 इसमें 4 इसमें, 4 को हमने कॉमन कर लिया और यहाँ बच गया z और यहाँ बच गया 7, तो z प्लस 7 हो गया। अब हम इस पहले पद में और दूसरे पद में, दोनों पदों में z प्लस 7 है, तो हम z प्लस 7 को कॉमन कर लेंगे। तो z प्लस 7 को हमने कॉमन किया और फिर बचा क्या, z, यहाँ हम लिखेंगे z और फिर यह धन बचा 4, तो धन 4 हो गया। z प्लस 7 और z प्लस 7, इसको आप दिमाग में बैठा लें कि z धन 7 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये नहीं रह जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ z और प्लस 4, तो हम अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। तो इस तरह से समझने के लिए आप इसको कैंसिल करके और फिर z धन 4 जो बचा उसको अगले क्वेश्चन में लिख करके हम नीट एंड क्लीन इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के द्विघातीय व्यंजकों का गुणनखंड करना कितना ही आसान है, और इसको बार बार प्रैक्टिस में ला करके
आप जो है इस तरह के प्रश्नों को अभ्यास में कर सकते हैं। तो और बीच में आपसे वीडियो को थोड़ा रोकते हुए हम कहना ये चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। मेरा हर वीडियो में आपसे या तो शुरुआत में, चाहे बीच में, चाहे अंत में वीडियो के भाग में मेरा बार बार रिक्वेस्ट रहता है, निवेदन रहता है कि सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। फिलहाल अब हम एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से पुनः एक सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वह कुछ इस तरह का है। अगले सवाल को भी हम देखते हैं और ये हमारा जो है अगला सवाल कैसे होगा। एक हम छठा उदाहरण लेकर के चलते हैं और छठवें उदाहरण को हम लगाते हैं। हमारा छठा उदाहरण जो है वह इस तरह का है। मान लीजिए y स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36 है। 13y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 है। अब इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस, अब 36 का गुणनखंड आप कर सकते हैं 12 का 3 36, 12 का 3 में गुणा करेंगे तब भी 36 होगा। 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 होगा। यानी कहने का मेरे मतलब यह है कि 9 में 4 से गुणा करेंगे तब भी 36 होगा। 9 से 4 में गुणा करेंगे 36 होगा। 18 में 2 से गुणा करेंगे तो भी 36 होगा और फिर 6 में 6 से गुणा करेंगे तब भी 36 होगा। तो इस तरह से यह जो हमारा 36 का गुणनखंड हुआ तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा सूटेबल गुणनखंड यह है जिसको 9 में 4 में जोड़ने पर 9 4 13 होगा। तो 13 होने के लिए यहाँ 9 और 4 को लेंगे तो 9 और 4 को हम लिख लेंगे 9y, यहाँ लिखेंगे 9y और फिर 4 को लिख लेंगे 4y और 36 की जगह लिख लेंगे 9 गुणा 4। तो इस तरह से हमारा ये व्यंजक 4 पदों में हो गया। हमारा पहला पद और दूसरे पद। अब इसमें देखिए पहले पद और दूसरे पद में यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। हम y को कॉमन कर लेते हैं और फिर यहाँ y लिखते हैं, y शेष, और फिर यह 9 बच गया, हम 9 को लिख लिए। फिर यहाँ 4 है, हमने 4 लिखा और फिर y हमारा कांग रह गया, फिर यहाँ 9 रह गया। यानी 4 इस पद से और 4 इस पद में से कॉमन हो गया। तो अब इस तरह से यह व्यंजक इस प्रकार हुआ, y अंडर ब्रैकेट y प्लस 9 प्लस 4 y प्लस 9। अब y प्लस 9 y प्लस 9 दोनों कोष्ठक पदों में है तो हम y प्लस 9 को कॉमन कर लिया, इसको और इसको कॉमन कर लिया। तो हमारा अगला रह गया शेष y रह गया, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ धन और फिर ये लिख लेंगे 4। तो इस तरह से y स्क्वायर धन 13y धन 36 का गुणनखंड जो हुआ वह y धन 4 और y धन 9 हुआ। तो इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को लेकर के जो है बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और इसको हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा द्विघाती व्यंजक कुछ इस तरह का है। कुछ द्विघाती व्यंजक जो है हमारा इस तरह का है। 18 प्लस 11z और प्लस z स्क्वायर। अब हम इस व्यंजक को भी, जो हमारा यह पॉलिनॉमियल है, बहुपद है, इस बहुपद का गुणनखंड भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम इधर से देखते हैं 18 का गुणनखंड 6 गुणे 3, 6 3 18 होगा और फिर 9 दूनी 18 होगा। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 11z होगा। अब हम यहाँ 18 की जगह लिख देते हैं 9 गुणा 2, यह हो गया 9 गुणा 2, और फिर 11z की जगह लिखेंगे 9z और फिर धन 2z। 11z की जगह लिखेंगे 9z धन 2z और 18 की जगह लिखेंगे 9 गुणा 2, तो 9 दूनी 18 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11z और प्लस यहाँ लिख लेंगे z स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यह हमारा एक समूह बनेगा जो यह धन के पैर, और एक समूह हमारा यह बनेगा। अब इन दोनों समूहों को हम ऐसे लिख लेंगे 9 गुणा 2 धन 9z, हम कोष्ठक में ऐसे लिख लेंगे और फिर यह बीच में प्लस है और हम इसको लिखेंगे 2z और प्लस z स्क्वायर। यह हमारा हो गया। अब क्या करेंगे,
9 इस पद में भी है, 9 इस पद में भी है। 9 को हम कॉमन कर लेंगे, बचेगा 2 और यहाँ बचेगा z। हमने लिख लिया 2 धन z। और फिर z और z दोनों में है, z को हमने कॉमन किया, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा z। z स्क्वायर है तो z रह, एक z कॉमन हो गया और फिर एक z रह जाएगा। अब हम इस पद में देखते हैं कि इस पहले पद में और दूसरे पद में 2 धन z दोनों में सम्मिलित है। तो हम इस 2 धन z को, इसको और इसको बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने पर हमारा बचेगा क्या, 9। जब हम कॉमन करेंगे तो यह 9 बच जाएगा और यह धन और फिर यह हो जाएगा z। तो इस तरह से इस प्रकार के भी व्यंजक अगर हम देखें तो ये भी द्विघातीय त्रिपद व्यंजक ही है, क्योंकि यही हमारा ax स्क्वायर के रूप का है, यह bx के रूप का है और यह c के रूप का है, बशर्ते इसको उलट करके लिखा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार की द्विघाती व्यंजकों का गुणनखंड हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और इसको गुणनखंड करना बहुत कोई कठिन कार्य नहीं है। बस वही एक कहावत है कि अभ्यास से विद्या बढ़ती है और अभ्यास से करने से, अभ्यास करते करते जाते पर जड़मत भी सूजान वाला हो जाता है, अच्छी बुद्धि और अच्छी ज्ञान वाला बन जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में पुनः गुणनखंड के इसी दूसरे रूप को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो और आपका दिन और आपका भविष्य शुभ हो। धन्यवाद।